गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने 1.3 स्टार्ट की थी, दैट वाज लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने कल का टॉपिक पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। आपको पता है हम लोगों ने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन हमारी ये थी कि मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट को एक सेट ऑफ फंक्शंस माना जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के पर्पस से परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप बात करते हैं कि व्हिच फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। देखो वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस there are 5 functions considered for the मैनेजमेंट के 5 functions कंसीडर किए जाते हैं। इन functions को इन शॉर्ट POSDEC के नाम से जाना जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो देखो the following functions are performed by the मैनेजमेंट। इसमें पहला जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। हालांकि ये जितने भी फंक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सभी फंक्शन को एज ए कंप्लीट चैप्टर आगे आपको स्टडी करना है। यहाँ पे हम इन शॉर्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो देखो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसे प्लानिंग का व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग किसे कहते हैं। देखिए प्लानिंग मींस थिंकिंग बिफोर हैंड, या फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लान। फ्यूचर में जो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, उसको प्रेजेंट में डिसाइड करना दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसे प्लानिंग का, ठीक है। देखो व्हाटएवर यू थिंक रिलेटेड टू फ्यूचर इज प्लान। अगर मान लीजिए आज आप किसी को स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार आज घर जाते हैं शाम को 5 to 7 अकाउंट स्टडी करेंगे, दैट इज प्लान। आपने आज का अपना पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि भाई घर जाते ही ये काम आपको करना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। फ्यूचर में जो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है उसको प्रेजेंट में डिसाइड करना दैट विल बी कॉल्ड प्लानिंग। उसे प्लानिंग कहते हैं। तो देखो प्लानिंग का मतलब होता है, इसमें बताया गया इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इट मींस डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लानिंग। थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, वो प्लानिंग। तो इसमें कह रहे हैं इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग is the determination of a future course of actions to achieve a desired फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करना ताकि हमारा डिजायर रिजल्ट हमें मिल सके, दैट इज कॉल्ड प्लान। अंडर प्लानिंग इट इज ascertained that what should be done, how it should be done and who should do it। क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, इन सबको डिसाइड करना प्लानिंग। If before the commencement of a job, all these points are not contemplated, then the objective of business cannot be achieved। देखो अगर किसी भी प्रकार का काम करने से पहले, किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले अगर इन सभी बातों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, इन सबको डिसाइड ना किया जाए, तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, आज आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग सभी एक्टिविटी को प्री डिसाइड करके चलते हो कि भाई हम लोग शिमला जा रहे हैं, किस डे को निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, लगभग कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे कौन सा होटल किराए पे लेना है, किसी फ्रेंड के घर रुकना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की भी आपकी प्लानिंग होती है कि भाई शिमला में ये पॉइंट है, इस दिन इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट डे इस जगह पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती है। अगर आप डिसाइड करके ना चलो, सिर्फ अपने घर से गाड़ी लेके चल दिए कि चलो शिमला चलते हैं, कोई आपका प्लान नहीं है, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी जगह पर घूमना है, कौन सा होटल किराए पे लेना है, कितना बजट होगा,
चीज़ आप लोगों ने डिसाइड नहीं की तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मेक द टूर सक्सेसफुल। आपका जो टूरिंग होगा वो सक्सेसफुल होगा, ये चीज श्योर है, ठीक है। तो देखो इसलिए कहते हैं कि इन सभी फैक्टर को अंडर कंसीडरेशन लिया जाता है। अब आते हैं प्लानिंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ व्हिच फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। देखो प्लानिंग भी कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। बिफोर मेकिंग द प्लान्स सम स्टेप्स आर टू बी डिस्कस। कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं प्लानिंग में? फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि ये सारे पॉइंट डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो प्लानिंग फंक्शंस में सबसे पहले तो आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, व्हिच ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस, यानी कि हम लोग जब प्लान बनाते हैं तो कुछ एजम्पशंस को फिक्स करके चलते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ये कंडीशन प्रिवेलिंग होगी। जैसे आप लोग शिमला घूमने जा रहे हो तो आप लोग ये कंडीशन आइडेंटिफाइड करके चलते हो कि भाई शिमला में, भाई जैसे आपने कल का प्रोग्राम बना लिया कि भाई आज पहुंचेंगे, कल कुफरी घूमने के लिए जाएंगे, तो ये आपके एजम्पशंस हैं कि नेक्स्ट डे किसी प्रकार की स्नोफॉल नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर स्नोफॉल होगी तो उस केस में रास्ते जाम हो जाएंगे, आप घूम नहीं पाओगे, होटल में रहना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रेमिसेस होती है। इसी प्रकार किसी भी प्लान को बनाने से पहले कुछ प्रेमिसेस को डेवलप करना पड़ता है कि हाँ ये कंडीशंस प्रिवेलिंग होगी। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। दिल्ली जाने, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली। सेकंड ऑप्शन आपके पास है यहाँ से बहरोड, बहरोड से हाईवे पकड़ो सीधा आप दिल्ली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ से कनीना, कनीना से वापस आते हुए झज्जर होते हुए आप दिल्ली। अलग अलग ऑप्शंस है, तो आप लोग किसी भी काम को करने के लिए जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है उनका सिलेक्शन करते हो। फिर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आप उन सभी अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हो, स्टडी करते हो, क्योंकि आप सभी अल्टरनेटिव को फॉलो नहीं कर सकते। यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव they are to be evaluated on the basis of cost, time taken, etc. Selecting an alternative. After evaluating the different alternative and making a comparative study, the best alternative is selected. Implementing the plan. जब आपका alternative select हो जाए कि हाँ भाई ये काम ऐसे करना है, उसके बाद जो भी आपका प्लान है आप उस प्लान को implement करते हो, अप्लाई करते हो, और लास्ट में आता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शंस का मतलब है कि आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा, उसमें किसी प्रकार की अल्टरेशंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इस चीज को चेकआउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। तो दीज आर सम स्टेप्स व्हिच आर टेकन अंडर द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि क्रिएटिंग ए हार्मोनियस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिंग द डिफरेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशिंग ए अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, मतलब कि डिफरेंट पोस्ट को क्रिएट करना और उन पोस्ट के बीच में क्या अथॉरिटी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, इसको डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। देखो जैसे एक स्कूल है, आपको स्कूल को चलाना है, आपने प्लान बनाया कि भाई मैं इस इलाके में, इस एरिया में एक स्कूल ओपन करके बच्चों को एजुकेशन देना चाहूँ, दैट इज योर प्लानिंग। अब प्लानिंग बनने के बाद आप स्कूल बनाते हैं, स्कूल बनाने के बाद आपको डिफरेंट पोस्ट को क्रिएट करना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कुछ अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी हेड, डीजीटी हेड, कोऑर्डिनेटर, स्वीपर हेड एक्सेट्रा, आपने पोस्ट बनानी। फिर पोस्ट पे भी अपॉइंट नहीं किया, अपॉइंटमेंट स्टाफिंग प्रोसेस में आएगा। पोस्ट क्रिएट कर दी और उन पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई वाइस प्रिंसिपल विल बी अकाउंटेबल टू द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज द सुपीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। यानी कि वाइस प्रिंसिपल का रिलेशन किससे, वो किसके ऊपर अथॉरिटी रखता है, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। वाइस प्रिंसिपल किसके प्रति रिस्पांसिबल है, प्रिंसिपल के प्रति। तो इस तरीके की पोस्ट क्रिएट करके उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि क्रिएटिंग ए हार्मोनीज। हार्मोनीज का मतलब है बिना किसी डिस्प्यूट के अच्छे रिलेशनशिप
कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस पार्ट में हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना। हार्मोनियस का मतलब मधुर, अच्छी एडजस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। In order to make the first functions of management planning function, a structure of role need to be framed and sustained. यानी कि देखो ऑर्गेनाइजिंग को स्ट्रक्चर ऑफ रोल भी कहा जाता है कि भाई किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। हम ये कहते हैं कि टू मेक द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग सक्सेसफुल, a structure of role is needed. The process of creating this structure of role is known as organizing. ये structure of role create करना ही organizing है। Planning is just to put some idea in writing. देखो actual में जो planning है ना, वो तो आपके आइडिया को रिटर्न में लिखना है, यानी कि आपने आइडिया सोचा ये करना है, ऐसे करना है, अब करना है, मतलब कि ये चीजें क्या है, आपका आइडिया जिसको आपने रिटर्न में लिख लिया, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। लेकिन वो केवल एक पेपर वर्क है, प्लानिंग इज जस्ट ए पेपर वर्क। तो ये कह रहा है कि बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी ए ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। भाई इस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए लोगों के ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। फर्दर टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि इन लोगों के ग्रुप को, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी एक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन में लाना, उनकी एक्टिविटी को हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना, मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अंडर दिस the whole project is divided into various small jobs to assign this job to designated post, यानी कि जो whole project है, पूरा project है, उसको छोटी-छोटी जॉब में डिवाइड किया जाता है so that the job may be assigned according to the post। यानी कि देखो यहाँ पे अभी भी बात कर रहे हैं, वर्कर की बात नहीं कर रहे, पोस्ट के ऊपर जॉब को डिवाइड करना है। क्योंकि क्या होता है कि पोस्ट के ऊपर काम करने वाले बंदे चेंज होते रहते हैं, पोस्ट सेम रहती है, ठीक है। ये कह रहे हैं टू यूनिट वेरियस जॉब इनटू वन डिपार्टमेंट टू क्लैरिफाई द राइट एंड ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉइज टू बी अपॉइंटेड एट वेरियस पोस्ट एंड टू डिफाइन रिलेशनशिप अमंग वेरियस, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि कहने का मतलब है अलग-अलग पोस्ट क्रिएट करना, अलग-अलग पूरी जो जॉब है, पूरा जो वर्क है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। उसके बाद लोगों को जो वेरियस पोस्ट के ऊपर पर्सन्स है उनको जॉब असाइन करना, उनमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन अंडर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप कौन-कौन से हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना कि भाई ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन की होल एक्टिविटी थी जिनको स्मॉल जॉब्स में डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वो ड्यूटीज असाइन करना। और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि विच पोस्ट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू हूम, यानी कि कौन किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, ये रिलेशन बना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज स्टाफिंग। पहला फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, अब इसके बाद थर्ड फंक्शन आता है दैट इज स्टाफ। मैनेजमेंट का जो थर्ड फंक्शन है उसे स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग किसे कहते हैं? देखो स्टाफिंग मींस फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग द पोस्ट फिल्ड विद द पीपल, यानी कि किसी भी पोस्ट को फिल करना और उस पोस्ट को उस बंदे से फिलअप करके रखना, उस पोस्ट को हमेशा फिलअप करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्टाफ। नॉर्मली स्टाफिंग का मतलब कंसीडर किया जाता है कि बंदों को अपॉइंट करना, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। बट स्टाफिंग इज नॉट ए सिंपल या स्मॉल एक्टिविटी कि एक बार आपने वर्कर को अपॉइंट कर दिया दैट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग कंप्लीट हो गया, नहीं भाई। स्टाफिंग में आप पर्सन्स को अपॉइंट करने के बाद ये इंश्योर करते हो कि वो पोस्ट आपकी फिलअप रहे, वैकेंट ना रहे। कल को कोई वर्कर आपके पास आ जाए, 2 दिन के बाद ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए, स्टाफिंग फंक्शंस कंप्लीट नहीं।
स्टाफिंग का मतलब होता है कि पर्सन्स को जॉब के ऊपर रखना और ये इंश्योर करना कि जॉब ऑलवेज रिमेन्स फिल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी कि पोस्ट को फिल करना और उस पोस्ट को हमेशा लोगों से फिलअप करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्टाफ। इन प्लानिंग आइडियाज आर गिवन ए रिटन शेप। देखो प्लानिंग में आइडियाज को एक रिटन शेप दी जाती है। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजिंग with the objective of converting these idea into reality, prepare a structure of various posts। ऑर्गेनाइजिंग में उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन कम्स स्टाफिंग which deploys या which appoint people on this post so that the job can be performed। यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस में, स्टाफिंग फंक्शंस में लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि उस जॉब को लोगों से भरा जा सके, यानी कि जॉब के ऊपर एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जा सके। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कमेंसुरेट विद हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एवरी एम्प्लॉइज परफॉर्म हिज जॉब। देखो ये फैक्ट है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि एम्प्लॉइज कितनी ईमानदारी से, कितना परफेक्टली अपनी जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं। Importance of staffing functions even increases even more। ये बात स्टाफिंग फंक्शंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। स्टाफिंग फंक्शंस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पहले तो ये देखा जाता है कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द सोर्स फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉइज कैन बी अरेंज्ड एंड स्टिमुलेटिंग देम to give their application for the job in the organization is called recruitment। यानी कि उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना जहां से वर्कर आपको मिल सकता है और फिर वर्कर को मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट के लिए अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड स्टाफ या दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। फिर वर्कर का सिलेक्शन किया जाता है। भाई जब वर्कर की एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है, एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करके वर्कर के टेस्ट लेके, सिलेक्शन टेस्ट लेके वर्कर को सेलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आफ्टर सेलेक्टिंग ऑफ वर्कर दे आर प्लेस्ड ऑन द जॉब एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द पॉलिसी अबाउट द वर्क कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वर्कर की जो परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट करके उसमें अगर कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो करेक्शन करना, वरना उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। प्रमोशंस एंड कैरियर प्लानिंग, वर्कर को अगर एफिशिएंट वर्कर है तो उनको प्रमोट करना, उनको कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। एंड कंपनसेशन, लास्ट फंक्शन होता है वर्कर को कंपनसेट करना फॉर देयर एफर्ट्स। ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन स्टाफिंग फंक्शन। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? अगला जो फंक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग। देखिए ये डायरेक्टिंग क्या है। आप लोग देखो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं एंड दे हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, देयर नीड्स, देयर स्टाइल आर डिफरेंट, लेकिन उन सभी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेम है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसलिए क्या होता है कि वर्कर के जो एफर्ट्स हैं दे शुड बी डायरेक्टेड 10 to 10। डायरेक्टिंग का मतलब होता है वर्कर को कम्युनिकेशन करना, वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में बताना, रूल्स के बारे में बताना, उनको गाइड करना, ये लीडरशिप करना, ये सारे डायरेक्टिंग फंक्शंस के पार्ट हैं। यानी कि डायरेक्टिंग मींस providing a direction to the efforts of the human being working in the organization for the achievement of the organizational objective। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स के एफर्ट्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की डायरेक्शन में वर्क कर सके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, उसे डायरेक्टिंग कहा जाता है। तो देखो डायरेक्टिंग में कहा गया है इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ा सकते हैं इसी लाइन को, इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their efforts can be moved for in the direction of achieving the organizational objective।
ताकि हम उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की डायरेक्शन में मूव करवा पाए। फॉलोइंग डायरेक्टिंग अंडर डायरेक्टिंग फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। डायरेक्टिंग फंक्शंस में कौन-कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है? फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ वन इज मोटिवेटिंग। जस्ट देखो बेटा, डायरेक्टिंग फंक्शंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप या फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट इज सुपरविजन। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सारी जो चीजें, ये सारे पॉइंट आप डिटेल में आगे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। डायरेक्टिंग फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन मींस मॉनिटरिंग द एक्टिविटी या मॉनिटरिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की वर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, चेक आउट करना। सेकंड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग ऑफ आइडिया। भाई वर्कर को अपने इंस्ट्रक्शंस देना, वर्कर की कोई ग्रीवेंसेस है उनको सुनना और उनका सॉल्यूशन करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। थर्ड इज लीडरशिप। लीडरशिप मींस इन्फ्लुएंसिंग द अदर फ्रॉम आवर बिहेवियर, यानी कि एक तरीके से दूसरों को अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप मींस stimulating the other to do in such a way that they do what you want them to do, यानी कि दूसरों को इस तरीके से प्रभावित करना, दूसरों को इस तरीके से मोटिवेट करना कि दूसरे लोग वो ही करें जो आप करवाना चाहते हो। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू खा ली, यानी कि वो एक अच्छे लीडर थे, उनकी बातों से लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने जो काम कहा वो लोग करने लगे, यानी कि उन्होंने जैसा सोचा, जो वो करवाना चाहते थे वर्कर बंदे वो ही कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। फोर्थ इज मोटिवेटिंग। देखो हर एम्प्लॉइज में वर्क करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है वर्कर डिमोटिवेटेड होते हैं जिसकी वजह से वो फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करता। तो अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शंस the workers are motivated so that they may work with their full efficiency, ताकि वो लोग अपनी full efficiency के साथ काम करें। All of these activities are included in direct। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है that is control। देखो लास्ट जो स्टेप है that is called control। कंट्रोलिंग का मतलब होता है by controlling refers to bringing the actual work performance closer to the desired performance। एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को डिजायर परफॉर्मेंस के नियर बाय लाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ठीक है, अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शंस एफर्ट्स आर मेड सो दैट वी मे गेट द रिजल्ट एज वी वांट, यानी कि हम लोग रिजल्ट को वैसा बना सके जैसा हम चाहते हैं। एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को डिजायर वर्क परफॉर्मेंस के पास लाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो फिफ्थ जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का दैट इज कंट्रोल। देखो मान लो आज एक ऑर्गेनाइजेशन में ये टारगेट रखा गया 100 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस पर डे का 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन रियल प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है 80 यूनिट का। देयर इज ए डेविएशन ऑफ 20 यूनिट्स का डेविएशन। तो थ्रू द कंट्रोलिंग फंक्शन एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लोजर टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन में ये देखा जाएगा कि भाई ये जो डेविएशन आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है, ये डिफरेंस है, ये किस वजह से। भाई हो सकता है वर्कर को टाइमली मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू नहीं है, वर्कर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को चेकआउट करके उनमें करेक्शंस की जाएगी ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट डे जब आपका प्रोडक्शन हो वो 80 से अगर 100 नहीं तो नियर बाई 95-98 के आसपास पहुंच जाए। तो कहने का मतलब होता है कि थ्रू द कंट्रोलिंग फंक्शन द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज ब्रिंग क्लोजर टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। अंडर दिस द मैनेजर मॉनिटर whether the jobs are being performed in accordance with the set plans or not, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। He also checked whether the quality and quantity of job performed is in alignment with the predetermined standards।
वो ये भी देखता है कि जो क्वालिटी है वर्क की वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है नहीं। आपने 100 यूनिट के प्रोडक्शन का टारगेट रख दिया, वर्कर जी तो मेहनत करके 100 यूनिट बनाता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो क्वालिटी आपने बताई उस वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है, तो भी उस वर्क परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं। तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि वर्क क्वालिटी इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। डेविएशन आर देन चेक्ड फॉर बाय मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है एंड आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शन इज टेकन फॉर नेगेटिव डेविएशन। अगर डेविएशन पॉजिटिव है, भाई मान लो 100 यूनिट का टारगेट रखा गया, 120 यूनिट का प्रोडक्शन करो, तो ये थोड़ा कि जी 120 हो रहा है, नहीं भाई इतना नहीं, कम करो प्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता। अगर डेविएशन पॉजिटिव है उस केस में भी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन वो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं स्टैंडर्ड्स में। हो सकता है आपने 100 यूनिट का जो स्टैंडर्ड रखा था, टारगेट रखा था, वो कम है, तो उसको चेंज करो, ठीक है। Taken for negative deviation so that the difference between actual result and desired result can be minimized. Thus, with the enforcement of controlling process, all the bottlenecks can coming in the way of work progress are removed and efforts of all the people start approaching in the desired directions. देखो बेटा, इसके जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसको इन्फोर्स करके जो बोटलनेक्स है, जो भी रुकावटें, उनको दूर किया जाता है और डिजायर एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट की डायरेक्शन में मूव किया जाता है। इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कंट्रोलिंग प्रोसेस हैज 5 मेन स्टेप। कौन-कौन से स्टेप्स हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं व्हिच वी वांट टू अचीव, भाई हमें क्या अचीव करना है ये डिसाइड किया जाता है। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आफ्टर क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड्स, the actual performance of the employees are measured, यानी कि वर्कर जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। थर्ड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना कि भाई वर्कर ने जो काम किया है उसको मेजर करना और हम क्या चाहते थे उसके बीच में डिफरेंस, उससे कंपेयर करके डेविएशंस को फाइंड आउट करना। एनालाइजिंग डेविएशन, फिर उसके बाद डेविएशन पे रीजंस को एनालाइज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो हमने 100 यूनिट का टारगेट रखा, वर्कर 80 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 20 यूनिट का डेविएशन। अब इन डेविएशन के रीजन को फाइंड आउट किया जाएगा, whether the regions are whether the region may be tolerated or not। भाई रीजन क्या है? भाई हो सकता है जैसे आज 80 यूनिट का प्रोडक्शन इसलिए हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन था पूरे शहर, ठीक है, उसकी वजह से वर्कर काम नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जो डेविएशंस है वो टॉलरेट किया जाएगा क्योंकि इसमें वर्कर का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई फॉल्ट नहीं है, इस रीजन के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर रीजन ऐसे हैं जिनमें करेक्शंस की पॉसिबिलिटी, भाई मान लो रीजन ये था कि वर्कर लापरवाह है, आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, 2 घंटे रेस्ट करता है, ठीक है, पूरा वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे रीजन्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाए। और लास्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। डेविएशंस को एनालाइज करने के बाद इफ द रीजन आर फाउंड व्हिच कैन बी अवॉइडेड देन द करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू अवॉइड सच रीजन्स। ऐसे रीजन्स को अवॉइड करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो देखो बेटा ये 1.3 कंप्लीट है, यहाँ तक कर लो, बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।